Assalamualaikum students. Hopes all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भी बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए डिफरेंट रिसोर्सेज से, पीसी के कॉम्प्रिहेंसिव से, इसके अलावा मॉडल पेपर से, इसके अलावा और जो आपके पेपर्स होते रहे वहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अब हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसको देखिएगा। सबसे पहले हम चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। इनको अगर आप लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स जो अपलोड है आपके और एमसीक्यूज़ जो मैं आप लोगों को अभी कन्वे कर रही हूँ, तो आप अपना बोर्ड का पेपर अच्छे से करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है? पहली बात ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो होता है किस तरह है? क्या वो रोटेशन में होता है, या जो है वो स्ट्रेट होता है, या जो है वो ऐसे टू एंड फ्रो होता है इस तरह से? तो बेटा एक बात याद रखना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो कैसा होता है? वो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, ठीक है। अब आपको पता है बॉल को बाउंस करना फ्लोर पर, वो स्ट्रेट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वो रोटेशन कहलाती है आपके पास, वो भी नहीं है। मोशन ऑफ सीलिंग फैन, ये भी वही चीज़ है। अब जो द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना, वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, ठीक है। आगे देखें, इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, अगर आप जो पेंडुलम का बॉब है उसके मास को इंक्रीज कर दे 3 टाइम्स, तो जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो क्या होगा? बेटा टाइम पीरियड उसका सेम रहेगा, ठीक है, टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेटा दोनों, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होता है या रैपिड टैंक होता है या ट्यूनिंग फॉर्क होता है, इनसे आपके पास दोनों किस्म की वेव्स नहीं बनती हैं, ठीक है। दोनों, ये तीनों अलग अलग, कोई ट्रांसफर वेव दे रहा होता है, कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव दे रहा होता है, लेकिन जो हेलिकल स्प्रिंग होता है जिसको हम स्लिंकी भी कहते हैं, ये आपके पास दोनों किस्म की वेव्स को प्रोड्यूस करता है। वेव किसको ट्रांसफ़र करती है? तो वेव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जिसको हम फोटोन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, इनमें से कौन सा एनर्जी ट्रांसफ़र का मेथड है? बेटा कंडक्शन भी है, रेडिएशन भी है और वेव मोशन भी, जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। वैक्यूम के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी क्या चीज़ सेम होगी? बेटा उन सबकी स्पीड सेम होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ सेम नहीं होगी, उनकी सिर्फ स्पीड सेम होगी। अच्छा भाई, आगे देखें, अ लार्ज रैपिड टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग। जिस तरह से प्रीवियस मैंने आपको सॉल्व करवाए थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा ये। प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़। अब बेटा इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इसलिए क्योंकि करेंटली मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकती, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। स्टिल अगर ये नहीं होता तो आप मुझे बोल दिएगा कि मैम न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 7 जो है वो नहीं हुआ सॉल्व। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसकी वीडियो जो तमाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे जब एमसीक्यूज़, तो इन द लास्ट आप लोगों को जो समझ नहीं आए होंगे उनको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। बेटा आपकी स्पीड हो या फ्रीक्वेंसी हो या वेवलेंथ, ये सब की सब किसी न किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रही होती है, सिर्फ एम्पलीट्यूड आपके पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इन द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव, बेटा इसका हम लोग
लोगों ने न्यूमेरिकल्स में भी देखा था कि v = f लैम्डा, ये आपके पास इनका रिलेशन होता है, ठीक है। ये हम न्यूमेरिकल्स में भी देख चुके हैं। उसके बाद है चैप्टर 2, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। बेटा लाइट वेव, रेडियो वेव या वाटर वेव, ये सारी की सारी ट्रांसफर वेव्स होती हैं। सिर्फ साउंड वेव आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ समझाने वाला तो है नहीं। हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू एयर। साउंड जो है वो अपनी सोर्स से आपके कानों तक कैसे आता है। बाय इंफ्रारेड वेव्स, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नहीं, क्योंकि देखो अगर इन दोनों वेव्स के ज़रिए आ रहा होता ना तो जिस सन के ऊपर जो भी चल रहेंगे ब्लास्ट वगैरह, सारी इनकी भी आवाज़ें हम तक आती, ठीक है। बाय वाइब्रेशन इन वेव्स और स्ट्रिंग्स, नहीं। बाय चेंज इन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर के चेंजेस से आपके पास आवाज़ आ रही होती है, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। साउंड आपको पता है आपके पास मैकेनिकल फॉर्म है, इलेक्ट्रिकल तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती इसमें, ऐसा तो नहीं होता आपको करंट लगता है। थर्मल भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, ठीक है। Astronauts in space need to communicate with each other by radio links because, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है स्पेस में साउंड जो है, साउंड वेव जो है वो ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें अपनी बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो क्या कहते हैं, रेडियो लिंक्स जो होती हैं उनके पास, उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साउंड वेव ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड, ये अभी हमने ऊपर भी इसको सॉल्व किया था। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, आपकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। इस तरह के मैंने आपको और भी MCQ सॉल्व करवाए जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, तो आप लोग उनको भी देखें। स्टिल कुछ नहीं समझ आता है तो अभी लेक्चर्स लेते हुए न्यूमेरिक MCQ नंबर नोट डाउन करते जाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज़ इंक्रीज्ड, जब आप फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या चीज़ डिक्रीज़ होती है। बेटा मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि सब चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। 1 and 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, अभी अच्छा ये अब आपको चैप्टर 3 स्टार्ट है, ठीक है। ये सारे हम आज इंशाल्लाह MCQs कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको और जो डिफरेंट सोर्सेज होंगे उनसे मैं सॉल्व करवा दूँगी। Which of the following quantity is not changed during refraction of light? लाइट की रिफ्रैक्शन के दौरान क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। बेटा डायरेक्शन तो चेंज होती है, आपको पता है रिफ्रैक्शन हो रही तो डायरेक्शन चेंज होगी, रिफ्लेक्शन होती तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। स्पीड जो है वो भी आपके पास क्या है कि चेंज होगी, ठीक है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद है अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा सेम यही वाला हमने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वहाँ से जाके आप इसको देखिएगा और फिर इसको सॉल्व करिएगा। अगर स्टिल ये न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ से नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, लेकिन आप इसको एक दफ़ा उन वीडियोस में लाजमी देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। आगे देखें एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द इमेज, जब आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेट किया तो आपके पास इमेज कहाँ बनेगी। अच्छा देखो इसमें जो बी है ना वो गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है इसका होगा एट द फोकल पॉइंट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज़ 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, एक ऑब्जेक्ट है जो 14 सेंटीमीटर है और इमेज बनती है 5.8 सेंटीमीटर की, तो फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी फोकल लेंथ 9.9 सेंटीमीटर होगी। कॉन्वेक्स मिरर है तो नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें इन डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में कवर करवाई है,
इसको वहाँ से जाकर देखें, ठीक है। नहीं समझ आता मुझे, मैं अगेन कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होती, आपको पता है। विच टाइप ऑफ इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से आपके पास जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड और रियल होती है, ठीक है। अच्छा, विच टाइप ऑफ इमेज इज़ प्रोड्यूस बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ़ इट व्यूज़ अ डिस्टेंट, देखो हमारी आई में भी कॉन्वेक्स लगा हुआ है, तो इन्वर्टेड और रियल तो होगी, और ज़ाहिर डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा इज़, जो कैमरे से इमेज बनती है वो भी रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होती है आपके पास। If a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than the critical, it reflect on it. देखो जो रे है लाइट की, if a ray of light in glass is incident on a air surface, अगर आपके पास जो लाइट है ग्लास पे वो आप किसी एयर सरफेस पे थ्रो करते एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जो उसका एंगल है उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा उससे ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आपके पास इस केस में जो लाइट रे होगी वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज़ 48.8 डिग्रीज। दिस मीन्स दैट ऑल लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड। अभी हमने ऊपर किया है 9 में, हमने यही चीज़ देखी है ना, यही फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कभी भी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, अट्रैक्टर न्यूट्रल चार्ज भी नहीं हो सकता और रिपेल भी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूट्रल का कोई लेना देना नहीं है। आंसर होगा बी, रिपेल्स अदर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट विच इज़ न्यूट्रल, ठीक है, या विच इज़ नेगेटिवली चार्ज। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास, इस MCQs में वैसे बात कंप्लीट नहीं है, अगर वो ये बात बोलते कि आपके पास ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था और फिर उसको रब किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो फिर आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, तो उस केस में हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी चार्ज था और जिस पर रब किया वो चार्ज नहीं था, लेकिन ये वाली बात नहीं कह सकते। जो पहले मैंने आपको बात बताई है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको रब किया एक नेगेटिव सरफेस पर तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया, ठीक है। Two uncharged objects A and B are rubbed against each other when object B is placed near a negatively charged object C. The two objects repel each other. Which of the following statement is true? देखो हमारे पास दो चार्जेस थे A और B, जिनको हमने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो रब किया, ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट B को ऑब्जेक्ट C लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, हाँ, ऑब्जेक्ट सी के पास लेकर गए तो उसने क्या किया, उसने उसको रिपेल किया। इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों के दोनों जो हैं वो सेम चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज है। इसका आंसर सी होगा, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। When you rub a plastical rod against your hair several times and put it near bits of paper, the pieces of paper are attracted towards it. What does this observation indicate? जब भी आप कोई, आपने अमूमन देखा, आप घर में कंघा लेते हैं, कॉम्ब लेते हैं, या फिर जो आप प्लास्टिक लेते हैं और आप उसको अपने हेयर्स पर जो है वो रब करते हैं, उसके बाद आप पेपर्स पे लेके आते हैं तो पेपर उस पर चिपक जाते हैं। तो ये इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? इससे हम ये करते कंक्लूड कि रॉड और पेपर जो है वो अपोजिटली चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक में नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, what happens to the attraction of two oppositely charged object as their distance of separation increase? जैसे जैसे उनका distance of separation जो है वो increase करेंगे तो उनकी attraction क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी,
ठीक है, हमने पढ़ा था ना इन्वर्स रिलेशन होता है। द कूलम्स लॉ इज़ वैलिड फॉर द चार्ज विच आर स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। कूलम का लॉ जो है वो स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस पर था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है ही स्टेशनरी चार्जेस का। A positive and a negative charge are initially 4 centimeter apart. When they are moved closer to each other, they are now only 1 centimeter apart. The force between them is 16 times greater than before. इसके अंदर आपने वही वाला क्या कहते हैं फॉर्मूला यूज़ करना है, इन्वर्स रिलेशन वाला। पहले आप 4 सेंटीमीटर से निकालेंगे, देन आप 1 सेंटीमीटर से निकालेंगे, फिर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर, चूँकि जो फोर्स होगी ना 1 सेंटीमीटर की वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। और इन्वर्स रिलेशन है तो एक चीज़ इंक्रीज़ होगी, एक डिक्रीज़ होगी। 5 joules ऑफ वर्क इज़ नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ 0.5। इसके अंदर आपके पास जो वोल्ट का फॉर्मूला था V इज़ इक्वल्स टू W/Q, यानी कि ये वाला फार्मूला 5/10, 5 × 5, 5 2 10, 1/2, और इसको सॉल्व कर लो फर्दर तो 0.5 वोल्ट हो जाएगा, वो यूज़ होगा, ठीक है। बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये मैं यहाँ नहीं इसलिए ज़्यादा सॉल्व करवा रही क्योंकि सारे आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल बेस्ड जो है MCQs प्रीवियस लेक्चर्स पे कवर करवाएं, ठीक है। तो आप लोग फिर एक ही चीज़ अगेन एंड अगेन देखकर थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आपको नहीं करवाया। 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स है जिनको 2 मिलीमीटर से सेपरेट किया हुआ है। अब दोनों जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों में से कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो आपके पास जो प्रोड्यूस करेगा? तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपके पास जो है वो एट्रैक्टिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे 2Q और -2Q। क्यों? क्योंकि +Q और +4Q ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। A B C ये तीनों आपके पास रिपेल वाला फिनोमेना है और ये अट्रैक्शन वाला, तो आंसर क्या होगा? D, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, आपको पता है कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये इस तरह से आ रही होती है आपके पास, ठीक है। ये इस तरह की पिक्चर देखी है ना आप लोगों ने। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस आपके पास क्या होती है? C इज इक्वल्स टू Q/V, बी आंसर इसका, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो से आपके पास करंट जो है वो फ्लो होता है कंडक्टर्स में। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 volt resistors, 6 ohm resistors, when a 3 ampere of a current passes through it, आपको वोल्टेज बताने, आपको रेजिस्टेंस बताई गई है, ठीक है, और आपको करंट दिया गया है, अब आपने उसके वोल्टेज बताने, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है व्हाट हैपेंस टू इन द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प्स आर एडिड। बेटा जो एक लैम्प है, ठीक है, अब उसके अंदर अगर आप सीरीज़ में और लैम्प्स को ऐड करेंगे ना तो क्या होगा कि जो लैम्प की ब्राइटनेस होगी ना वो डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि आप सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हो, करंट जो है वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए डिक्रीज़ हो जाएगी। वाई शुड हाउस होल्ड अप्लाइंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स? बेटा पैरेलल में आपको पता है आपके घर के जो भी अप्लाइंसेस होती हैं उनको हमने पैरेलल में जो है वो कनेक्ट किया हुआ होता है। क्यों किया हुआ होता है? टू प्रोवाइड अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स, कि जो हमारे पास पावर सोर्स के उनके लिए जितनी चाहिए ना उनको सिर्फ उतनी ही वोल्टेज जो है वो हम प्रोवाइड करें, उससे ज़्यादा उन तक ना जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF आर डिफरेंट टर्म्स हैं, आपको पता है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास वोल्टेज किस में आ जाता है? व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक करंट वी डबल द करंट, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो आप करंट को भी इंक्रीज़ करेंगे। ये हमने पढ़ा था I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, किस पे पढ़ा था ये भी आपको पता है। इफ़ वी डबल बोथ द करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट वाइल कीपिंग द इट्स रेजिस्टेंस, जब आप करंट और वोल्टेज को जो है वो क्या करते हैं? डबल करते हैं,
तो रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो कॉन्ट्रा पे चली जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, अगला है व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पियर्स। आपको पावर बतानी है, ठीक है, और आपके पास क्या है, 12 वोल्ट में जो है वो कनेक्ट हुआ हुआ है, सही है, 12 वोल्ट कनेक्टेड है, और जो करंट जो है वो 2.5, और आपको क्या बतानी, पावर। आपने इसको सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी हमने ऊपर इसी तरह का न्यूमेरिकल MCQ बेस्ड था न्यूमेरिकल, और हम प्रीवियस इसकी वीडियोस में भी इसको सॉल्व करते आए, दोनों में सेम ही आपके पास फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। द कम्बाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओहम। देयर कम्बाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी, अगर पैरेलल में होगी तो आप इसको सॉल्व करके देख लें तो आपके पास 2 ओहम आ जाएगा। अगर आप सीरीज में ही पूछते तो हम 8 + 8 कर लेते, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स के बारे में क्या चीज़ जो है वो सही है। अनलाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सिंगल पोल जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्थ साउथ 2 पोल्स होता है आपके पास। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ बार, बार के अंदर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स होती हैं वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती हैं। बेटा इससे रिलेटेड ना आपकी बहुत अच्छी सी वीडियोस ना एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल होती है नेट पर, उस पर आप देखिएगा। जब साइंटिस्ट ने दो आपके पास पोल्स बनाए और करंट प्रोवाइड किया और छोटे छोटे मैग्नेट के ज़रात जो है वो वहाँ पे बिखेर दिए, तो उन सब ने अपने आप को एक बहुत खूबसूरत पैटर्न में अरेंज कर लिया। सब लोग उसको समझते थे डिज़ाइन, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको अगेन एंड अगेन करके उससे कंक्लूड किया कि आपके पास 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पूरी उनकी एक एनिमेटेड वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, उसको देखें आप लोग। अच्छा भाई, द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस जो है वो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, बाय मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। अच्छा भाई, इफ़ द करंट इन अ वायर विच इज़ प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज द फोर्स ऑन द वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फोर्स भी आपके पास इंक्रीज करेगी, ठीक है। ADC मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विच पार्ट ऑफ ADC मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल, तो जो कम्यूटेटर होता है ना ADC मोटर में, बेटा वो आपके पास रिवर्स कर रहा होता है करंट की डायरेक्शन में हर हाफ साइकिल के बाद, ठीक है। जैसे अब ये आपके पास एक वेव है, ठीक है, ये हाफ साइकिल है, ये एक हाफ साइकिल है, ठीक है, उसके बाद ये एक हाफ साइकिल है, यानी कि ये पूरी वेव होती है ना, ठीक है, इसका सिर्फ इतना हिस्सा जाए, ठीक है, ये हाफ साइकिल होती है। The direction of induced EMF in a circuit is in accordance with the conservation of energy. The step up transformer increase the input voltage, जो step up transformer होता है वो input voltage को increase कर रहे होते हैं। The turn ratio of transformer is 10, it means is, अच्छा ये थोड़ा सा सही से टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, चैप्टर 7 देखें, इस वाले MCQs को स्किप कर दें। द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज थर्म आयोनिक इमिशन। बेटा अगर किसी हॉट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं तो उसको हम थर्म आयोनिक इमिशन कहते हैं, बॉइलिंग, एवोपरेशन या कंडक्शन नहीं कहते होते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर, जो पार्टिकल्स आपके पास हॉट कैथोड सरफेस से इमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये चीज़ हमने पहले वाले MCQs में भी देखी है, ठीक है। द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट इज नेम्ड, द गेट
कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग टू। अच्छा ये जो है ना ये सारे एमसीक्यूज ये रिलेटेड टू कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को जो है वो कंप्यूटर के जो आपके टीचर ने एक्सप्लेन किए थे वहीं से बेटर समझ आएंगे, मुझसे ज़्यादा बेटर उन्हीं से समझ आएंगे, ठीक है। चैप्टर 8 है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स प्रोसीड डेटा। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डाटा को प्रोसीड करना, ठीक है। वही हमारे पास कंप्यूटर में क्या हो रहा होता है, जो भी आप डेटा देते हो वो उसको प्रोसीड करता है, आप उसे इनपुट देते हो और वो आपको आउटपुट देता है, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and Earth। माइक्रोवेव्स बहुत सुटेबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन है एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान, ठीक है। लाइट वेव भी नहीं है, साउंड वेव ट्रेवल नहीं होती, रेडियो वेव्स भी नहीं है, ठीक है। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज CPU, ठीक है। CPU जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। अच्छा भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग गैदरिंग। चैप्टर 9 देखें, ये मेरे मतलब के हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें मेरे मतलब की नहीं होती हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स के बेटा क्या होता है कि सारी चीज़ें सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंस है। जैसे हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 जो है वो 3 आइसोटोप्स कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 एग्जिस्ट करता है। प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस आइसोटोप इज़ 238। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपका क्लियर नहीं है कि उन्होंने आपसे क्या चीज़ पूछी है, तो इस MCQs को लीव कर दें क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर्स हैं, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। बेटा गामा रे की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती, बहुत ज़्यादा, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच इमिट्स 1 अल्फा पार्टिकल। अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करता है ना तो उसका एटॉमिक नंबर 2/2 जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इन 1 डे, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप आफ्टर 2 days, 1 quarter, ठीक है। व्हेन यूरेनियम 92 प्रोटॉन्स इजेक्ट अ बीटा पार्टिकल, हाउ मैनी प्रोटॉन्स विल बी इन रिमेनिंग न्यूक्लियस। बेटा अगर बीटा पार्टिकल को इमिट करें तो एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाएगा तो 93 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। इनकी कुछ आपके पास होती हैं इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस हैं इनकी। अगर आपको वो नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में बता दिएगा तो वो आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको प्रीवियस डिफरेंट लेक्चर्स में जो है वो क्या कहते हैं समझाती आ रही हूँ। तो बच्चे यही कहते हैं कि मिस वो चीज़ समझाया करें जो आपने प्रीवियसली नहीं समझाई हो। तो ये जो मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन की वो चीज़ें थी जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन नहीं करी थी, और जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं करी वो सारी चीज़ें थी जो मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल बेस्ड जो आपके लेक्चर्स थे, थ्योरेटिकल लेक्चर्स थे, उनमें कवर अप करती आ रही हूँ, ठीक है। रिलीज़ ऑफ एनर्जी बाय द सन इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। जो एनर्जी आपके पास रिलीज़ होती है सन से वो कैसी होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है ना आपके पास। मैंने आपको बताया था। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि सन से हम तक वॉइस नहीं आ रही होती है, साउंड नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती है। व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियस। जब आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो 2 लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, टूटेगा, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज़ होगी। और अगर 2 न्यूक्लियाई मिलके एक बनाएंगे तो एब्सॉर्ब करेंगे एनर्जी को, ठीक है। द रीज़न कार्बन डेटिंग वर्क इज़ दैट आफ्टर अ प्लांट और एनिमल डाइट इट स्टॉप्स टेकिंग इन फ्रेश कार्बन 14। ये भी सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स में MCQs में थे एरर्स जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। कुछ आपके लेवल के नहीं थे तो जो आपके थे उनको एक्सप्लेन कर दिया, जो नहीं थे उनको नहीं किया। तो यह आपकी एक शॉर्ट हाफ आवर की वीडियो बना के आपके तमाम MCQs जो है उसको मैंने
डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इंशाल्लाह अभी और सोर्सेज से भी हम MCQs को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने इस सोर्स से किया है। ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंट सोर्सेज से करते रहेंगे ताकि आप लोग जो है वो अपने लिए रोज़ाना आधा घंटा निकालें और आप लोगों के तमाम चैप्टर्स जो है MCQ बेस्ड जो है वो आपके रिवाइज होते जाएंगे। आपकी इतनी बेहतरीन किस्म का लेक्चर है कि आप इसको आराम से 30 जो है उसको अगर आप 2x की स्पीड पर भी देखेंगे तो आपका 15 मिनट में तमाम जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसको देखें। कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रीवियस जो लेक्चर्स कह रही हूँ उनको लास्ट भी देखना, वरना फिर जो मैं बीच में बोल रही थी कि फ़लाँ चीज़ ऐसे हो रही है ये ऐसे हो रही है वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखते हुए आएँ, तभी आपको ये 100% क्लियर होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।